राजनीतिक अस्थिरता के चलते अमेरिकी बाजार सहमे। अच्छे नतीजों के बावजूद रहा वहां मिला जुला कारोबार। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी सपाट। आरआईएल के शानदार नतीजे, मुनाफा 28% बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए के पास। जीआरएम और पेटकेम से आय भी उम्मीद से ज्यादा। आज होने वाली 11 बजे एजीएम पर रहेगी बाजार की नजर। बालाजी टेलीफिल्म्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 164 रुपए में की खरीदारी। 25% के हिस्सेदारी के लिए 413 करोड़ रुपए का किया निवेश। बालाजी के बोर्ड पर शामिल होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के 2 सदस्य। उम्मीद से बेहतर रही विप्रो की डॉलर आय, लेकिन गाइडेंस ने किया निराश। 320 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक करेगी कंपनी। एडीआर लगभग 6% दौड़ा। अशोक लेलैंड, दीवान हाउसिंग और इंडियन बैंक के नतीजों पर आज रहेगी नजर। घट सकता है अशोक लेलैंड का मुनाफा, लेकिन दीवान हाउसिंग और इंडियन बैंक से अच्छे नतीजों की उम्मीद। और पहली तिमाही में जीएमआर राजमुंदरी प्रोजेक्ट का 2,366 करोड़ रुपए का कर्ज एनपीए घोषित। आईडीबीआई, आईडीएफसी सहित 9 बैंकों ने दिया था लोन। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे। देश के अगले राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद। 25 जुलाई को लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और कल के सीमित दायरे के कारोबार के बाद हफ्ते के आखिरी दिन आज भी ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत, लेकिन नतीजों से मिलेगा सहारा। तो बड़ा सवाल है कि क्या आज फिर से मजबूती वाला दिन होगा और सुस्त शुरुआत हो तो क्या वही खरीदारी करनी चाहिए, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान। powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, आपका स्वागत है। और ट्रेड सिर्फ ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब कुछ ही देर में जयपुर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जश्न की बात की जाए। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन वर्ल्ड कप क्रिकेट सेमीफाइनल में महिलाओं ने क्या बाजी मारी है। बिल्कुल, इस बार फिर से महिलाओं ने, देश की महिलाओं ने हमारा सर ऊंचा करने का काम किया। कल जिस तरह की क्रिकेट खेली है हमारी टीम ने, वो काबिले तारीफ है। ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान काम नहीं है। सबसे मजबूत टीम है इस चैंपियनशिप की। और सेमीफाइनल में पहले तो हरमनप्रीत कौर ने जिस तरह की बैटिंग की, मुझे मतलब मैं क्रिस गेल, बिल्कुल यस पंजाबी, मतलब वो आप कह सकते हैं कि महिलाओं की टीम की युवराज सिंह है। बिल्कुल। और वर्ल्ड में कंपेयर करना चाहें तो जिस तरह की बल्लेबाजी, 7 छक्के 20 चौके, मजाक, इतना पावर, अमेजिंग। मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो गया। और बस उम्मीद की जाए कि अब जो हमारी मेंस टीम नहीं कर पाई, फाइनल में जाकर अटक गई, विमेंस टीम के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ना है। सही बात है, वर्ल्ड कप जीतने के लिए। लेडीज फर्स्ट तो लेडीज ने किया है, अब बाकी लोग भी करेंगे। लेकिन ये है गर्व का माहौल और हमने सोचा आज शो की शुरुआत तो इसी नोट से करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल मार्केट्स का व्यू देखते हैं, किस तरह का प्रदर्शन दिखाया। अमेरिका में थोड़ी सी सुस्त कारोबार हुआ, बहुत अच्छी तेजी नहीं हो पाई, थोड़ी कमजोरी के साथ डाउ ने जाकर समाप्ति दी। और एशियाई बाजारों पर रखिए नजर। हांगकांग के बाजार सबसे महत्वपूर्ण है इस समय, और आप देखिए ये भी बहुत अच्छी तेजी नहीं दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है, लेकिन सुस्ती देखने को मिल रही है आज दुनिया भर के बाजारों में। तो भारतीय बाजार फिर अपने क्यूज के ऊपर रिएक्शन देंगे कल मार्केट बंद होने के बाद। आरआईएल के अच्छे नतीजे, विप्रो के नतीजे अच्छे, एडीआर दौड़ा, ये बताइए। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी इतना नहीं दौड़ लगा रहा है, वजह क्या? एशियाई बाजार और ग्लोबल मार्केट से अच्छे क्यूज नहीं मिल रहे हैं, ये है क्या? सुस्ती वाले हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत खराब संकेत हैं कि जिसकी वजह से हमारे बाजार गिर जाएं, लेकिन हाँ, आप मजबूत शुरुआत करें उसके लिए भी संकेत है नहीं। तो हमें अपने घरेलू संकेतों पर ट्रेड करना होगा। और जो दोनों फैक्टर आपने बताए नतीजों के, वो तो पॉजिटिव साइड पर हैं ही, उनका सहारा मिलेगा। इन नतीजों के दम पर रिलायंस ऊपर खुलेगा, विप्रो ऊपर खुलेगा, तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी को सहारा मिलने वाला है। ऐसी कोई खराब खबर तो है नहीं कि कोई स्टॉक बड़ा नीचे खुल जाए। तो एशियाई बाजार अगर इसी तरह का कारोबार दिखाए, बहुत ज्यादा नहीं गिरे, तब भी भारतीय बाजार अपने आप को संभाल लेंगे, ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। जो कल की ट्रेडिंग रेंज है उसमें आज कहीं कोई बदलाव है नहीं। एक्चुअली डेटा में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। 9,850, 9,925 ये निफ्टी पर नो ट्रेडिंग जोन है। या तो फिर यह कि 9,850 के नजदीक खुल जाए
तो वहां पर एक बार भले आप खरीदारी का मौका देख सकते हैं। इस रेंज के बाहर निकलने पर 50 से 75 पॉइंट का मूव आएगा। 50 पॉइंट का मूव यानी कि 9850 के नीचे फिसले और थोड़ा सा वक्त आपने बिताया तो फिर थोड़ी तेजी करने वाले ट्रेडर्स को बेचैनी होगी और वो अपनी पोजीशन जो हल्की करेंगे वो निफ्टी को 9800 तक ला सकता है। और अगर 9925 का पार टिक गए, जो कि लाइफ टाइम हाई 9928 का है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, फ्रेश खरीदारी आती दिखेगी, जो 50 से 75 पॉइंट 9975 10,000 तक निफ्टी को ले जाने का काम कर सकती है। लेकिन दोनों ही सिनेरियो आज बने, इसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही। फर्क सिर्फ इतना है कि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और उस लिहाज से कोई सेकंड हाफ में बड़ा मूव आ जाए तो आ जाए, रिलायंस की एजीएम के बाद वो एक अलग बात हो सकती है। निफ्टी 9900 आज भी निर्णायक लेवल है और इस निर्णायक लेवल में कहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा है और इस निर्णायक लेवल के 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे बाजार दिन भर घूमता है और क्लोजिंग भी वहीं पर देता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी के दिन और शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है 24,000 24,500। बैंक निफ्टी की बेहद क्लियर कट एकदम डिफाइंड ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निफ्टी जब तक 9850 के नीचे आज बंद ना हो, हफ्ते का आखिरी दिन है, और जब तक 24,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद ना हो तब तक बिल्कुल तेजी की पोजीशन को हाथ न लगाएं, अगले हफ्ते के लिए लेके जाएं। इन दो लेवल के नीचे अगर बंद होता दिखे तो थोड़ी कम कर ले, ऐसा नहीं कि तब भी आप तेजी की पोजीशन जीरो कर लें, थोड़ी कम कर लें, जैसे 50% आप प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी 50% फिर भी अगले हफ्ते के लिए कैरी करें। निफ्टी पर खरीदारी के लिए जो सबसे बढ़िया लेवल है अगर दिन के दौरान मिले तो 9825 9850 की रेंज है। अगर मौका मिलता है तो वो खरीदारी के लिए सबसे बढ़िया लेवल है और बैंक निफ्टी के लिए खरीदारी का सबसे बढ़िया लेवल है 24,050 24,100 में। अगर वो लेवल मिलता है तो वहां पर खरीदारी कर लीजिए और खरीदारी करने के लिए स्टॉप लॉसेस मैं आपको देने वाला हूं। पुट कॉल रेशियो कल घटकर फिर से 1.36 पर आया है और थोड़ी पोजीशंस और तेजी की हल्की होती हुई दिखी कल सेकंड हाफ में और बाजार की सेहत के लिए अच्छा है कि कमजोर ट्रेडर्स धीमे धीमे अपनी पोजीशन कम करते दिखें और तेजी की पोजीशन कल हल्की हुई, कुछ हद तक थोड़ी मंदी की पोजीशंस भी ऊपर के लेवल पर बनी है, वो भी मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन निफ्टी खरीदने का मौका है। 9800 का स्टॉप लॉस मैंने इसलिए दिया है कि 9825 9850 ज्यादा बेहतर रेंज है और अगर आप कमजोर ना खुले तो फिर 9850 को ही स्टॉप लॉस मान लें और तेजी के लिए टारगेट जो ऊपर के बनेंगे 9925 और उसके पार निकले तो 9975। बैंक निफ्टी 24,000 का स्टॉप लॉस, 24,300 24,400 24,500 तीनों ही 100 पॉइंट के लेवल पर आगे बैंक निफ्टी में आपको टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। जो पॉजिटिव रह सकते हैं बैंक्स में अब भी पॉजिटिव हूं। पावर फाइनेंस कंपनियां मुझे लगता है अब चलने के लिए तैयार होती दिख रही है। लेदर सेक्टर अच्छी खबरों के दम पर आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर चलेगा। मीडिया और आईटी शेयरों में भी आज खरीदारी का माहौल देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, तो इन तमाम सेक्टर्स के ऊपर रखिए नजर और एफआईआईज के डेटा पर भी रखिए नजर। 5 दिनों से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 14 दिन इस महीने के, उसमें से 9 दिन उन्होंने बाइंग करी है। इसका मतलब अनिल से पूछेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले बात करते हैं वागले साहब से। सर गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी पर क्या लेवल आज आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। अगर आईटीसी के खराब नतीजों पे हम लगभग 1% नीचे खुल सकते हैं तो रिलायंस का आई थिंक मोर देन एक्सपेक्टेड था। कितना नहीं, बहुत अच्छा नंबर है। हाँ, मतलब बहुत अच्छा, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड, करेक्ट। तो उसके उस लिहाज से 1% नहीं बट आधा % तो ऊपर खुल ही सकते हैं और फिर अगर वो होता है तो हम वो अहम रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेंगे। तो आई थिंक आज या मंडे या लेटेस्ट टिल ट्यूसडे शायद हम 10,000 के पार जाएंगे। मैं आज के लिए 9970, आज और मंडे के लिए 9970 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। 9830 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी बैंक की रेंज 24,100 टू 24,500 होगी और हम आई थिंक पिछले 3 या 4 दिन या 5 दिनों से हम कहते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है जो, और वो परफॉर्म भी कर रहा है। मुझे बैंकिंग के 2 स्टॉक आज मेरे बाय रेडर में है और कोई संकेत नहीं है कि कोई भी सेल नहीं है और मैंने अनिल जी का एडवाइस लिया, मैंने ढूंढा ही नहीं। वेरी गुड। तो बाय साइड के आइडियाज अब बताएंगे थोड़ी देर में आपको कौन से हैं वो आइडियाज, उस पर रखिएगा नजर। लेकिन पहले बात करते हैं एफआईएस के नंबर्स की। 5 दिनों से लगातार एफआईएस को अब समझ में आया कि बाजार तो भारत का ही है जहां पर पैसा लगाना चाहिए और देखिए इस बाइंग को फिर पॉजिटिवली देखना चाहिए या फिगर आज थोड़ा छोटा नजर आ रहा है पिछले 5-7 दिनों का? न्यूट्रल से हैं आंकड़े। उसकी वजह यह है कि हेमंत अभी भी एफआईआईज वायदा कारोबार में अपना मन नहीं बना पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है और डायरेक्शन की तलाश में है। तो न उन्हें बहुत एग्रेसिवली बेचना है न एग्रेसिवली खरीदना, लेकिन हाँ कैश मार्केट का जो कमिटमेंट है उससे एक ट्रेंड तो साफ है कि उनका बिकवाली का मूड ज्यादा नहीं है और अगर पिछले 5-7 दिन से थोड़ा थोड़ा ही सही खरीदारी कर रहे हैं तो वो एक अच्छा संकेत है। और दूसरा अच्छा संकेत है कि घरेलू फंड्स ने भी कोई खास बिकवाली नहीं की, लेकिन हाँ इन आंकड़ों में कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे कि कल कोटक महिंद्रा बैंक की बड़ी डील्स होती हुई दिखी तो वो इसमें आई हैं। तो ओवरऑल आंकड़े कैश मार्केट के न्यूट्रल है। अब आइए वायदा कारोबार में। 540 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआईज ने बेचे, यहाँ थोड़े शॉर्ट्स बने कल के सेशन में, ये थोड़ी सी चिंता की बात है।
इस लिहाज से कि एफआईज ये मान रहे हैं कि शायद 10,000 पार करने में हम जल्दबाजी ना करें, थोड़ा वक्त लगेगा, ये कल के उनके डेटा से नजर आ रहा है। लेकिन सामने स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग उन्होंने शुरू किए, 400 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है और ओपन इंटरेस्ट घटा है, तो एफआईज वहां शॉर्ट्स कवर करते हुए दिख रहे हैं। बड़े दिनों बाद फिर से इंडेक्स ऑप्शंस में भी 700 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, तो थोड़ी ऑप्शन की पोजीशन उन्होंने कम की। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि इन आंकड़ों के दम पर एक क्लियर कट ट्रेंड का अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। तो फिर यही है कि आप ट्रेडिंग रेंज में है, और उस ट्रेडिंग रेंज में एफआईज भी हर दिन को, डीआईज भी हर दिन को एक नए दिन के तौर पर देख रहे हैं और ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के मूड में है। बिल्कुल, शायद एफआईज को अभी यानी वो भी इंतजार होगा कि सेबी कहीं जो उन्होंने ऑर्डर दिया था पी नोट वाइंडिंग अप का, उसको क्या एक्सटेंड करती हैं नहीं करती हैं, तो शायद इतना क्लियर एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बताइए, कल 10 लाख करोड़ के वॉल्यूम्स हुए हैं भारतीय बाजार में, लोगों ने इस बार पोजीशनें पहले से ही क्या रोल ओवर करनी शुरू कर दी हैं। ए और बी पुट कॉल रेशियो जिसको आप क्लोजली ट्रैक करते हैं 1.51 के आसपास ये पहुंचा था और अब 2 दिनों में घटकर 1.36 पहुंच गया। कंफर्टेबल हैं आप अब? हाँ, 2 दिनों के मुकाबले में काफी कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि कल भी देखिए, कल क्लोजिंग बेसिस पर, कल जब हम शुरुआत कर रहे थे पुट कॉल रेशियो 1.46 पर था और हम ये कह रहे थे कि देखिए मजबूत खुलेंगे, 1.5 के ऊपर पुट कॉल रेशियो में थोड़ा कंफर्ट नहीं रहता है, तो जाहिर सी बात है कि बाजार फिर से हल्का होता हुआ दिखा और ये संकेत साफ है। अब भी आप मानकर चलें 1.5 के आसपास जब भी पुट कॉल रेशियो आएगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, थोड़ी कमजोरी तो बनेगी, वहां पर लोग खरीदेंगे नहीं। और ये कॉम्बिनेशन अगर ऐसा बन गया कि आप 1.5 1.6 की रेंज में पुट कॉल रेशियो पर है और 10,000 के करीब निफ्टी पर है, तो डेफिनेटली बाजार एक बार वहां पर रुकने की कोशिश करेगा, वहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। न करें तो कोई बात नहीं, फ्रेश खरीदारी ना करें। सेम वैसा ही मामला बैंक निफ्टी के लिए भी बन रहा है। 24,500 के आसपास बैंक निफ्टी आ जाएगा, तो बैंक निफ्टी में भी उन लेवल के आसपास आपके लिए थोड़े से रुकावट के संकेत आते हुए दिखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं कह भी रहा था कि जो वीकली डेटा है और मंथली डेटा है, दोनों में बड़ा फर्क दिख रहा है। जो कल वीकली एक्सपायरी हुई है, बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी में जबरदस्त शॉर्ट्स है, कल कवर हो गए, लेकिन मंथली एक्सपायरी में अब ऊपर के लेवल पर बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से बैंक निफ्टी लगातार हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है, दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। लेकिन मुझे डेटा देखकर ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 23,300 से 23,500 के बीच में अटकने की बहुत गुंजाइश है। तो बैंक निफ्टी आप अब ऊपर चढ़कर ना खरीदें, 23,400 23,500 ये मिलता तो वहां प्रॉफिट बुक करेंगे। लग नहीं रहा कि माफ कीजिएगा 24,300 से लेकर 24,500 की रेंज में बैंक निफ्टी थोड़ा अटकने के संकेत दे रहा है, ओवरबॉट भी हो चुका है, तो बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है। खरीदारी का बेस्ट लेवल जो मैंने बताया, आप 24,050 24,100 के आसपास खरीदें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि ऐसे कोई रीजन नहीं है कि मैं ये कहूं कि कमजोर है, लेकिन पता नहीं एक गट फीलिंग ये आ रही कि शायद बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे मिल सकता है, आना चाहिए। फिर भी मैंने तो आज बैंक्स पॉजिटिव ही दिए। जहां तक निफ्टी का सवाल है, कल के सेशन में 9,000 एक चीज बहुत क्लियर दिखी है, तेजी करने वाले ट्रेडर्स कल फिर से डरे हैं, तभी पुट कॉल रेशियो भी नीचे आया। पुट कॉल रेशियो भी नीचे आया। हेमंत, एक और चीज ये कि पुट में ओपन इंटरेस्ट अच्छे खासे से घटा है और कॉल्स में तेजी से बढ़ा है। इनफैक्ट पुट में घटने से ज्यादा कॉल्स में तेजी से बढ़ा है, यानी कि कॉल राइटिंग काफी हुई है। ये एक अच्छा संकेत भी मान सकते हैं। 9,900 से 9,950, कल देखिए 9,900 पे 9 लाख जुड़े, 9,950 पे 5 लाख और 10,000 के कॉल्स पे 13 लाख शेयर जुड़े। तो मतलब इतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग की कोई वजह नहीं थी। अगर किसी भी रीजन से, जिसमें रीजन एक तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सुधर जाए, सही बात है, दूसरा ये कि रिलायंस विप्रो मजबूती दे दे, तो ये कॉल राइटर्स फिर से शॉर्ट कवरिंग के लिए भागेंगे। तो ये शॉर्ट कवरिंग का केस भी बन रहा है यहाँ पर। बस ये कि आपको 9,900 के ऊपर निकलकर टिकना है, और 9,900 आज फिर से निर्णायक लेवल इसीलिए कि अब भी कॉल्स में 52 लाख शेयरों का वहां पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स की कोशिश आज फिर से ये रहेगी कि जितना 9,900 के नीचे रखें, उतना तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़ा अनकंफर्टेबल रहें, अपनी पोजीशन हल्की करें। लेकिन हल्की तो हो चुकी है, पुट कॉल रेशियो 10 बेसिस पॉइंट घटा तो ऐसे ही नहीं घटा है। अगर पुट कॉल रेशियो आपको 1.25 के आसपास मिले और तब निफ्टी का लेवल अगर 9,800 से 9,850 की रेंज में जो भी हो, वहां पर आप फिर से खरीदारी कर लीजिए। तो आपको दोनों कॉम्बिनेशन देखना है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ, तो मौके दोनों तरफ मिल सकते हैं। आपको करना क्या है, बाजार को खुलने दें, डायरेक्शन की तरफ जाने दें। अगर खुल के मजबूत हो जाए तो आप 9,900 के पार टिकेगा, तब देखेंगे। खुल के नीचे आ जाए तो फिर खरीदारी का मौका ढूंढे, तो मौका मिलेगा आज। लेकिन हो सकता है निफ्टी में कली की तरह सुस्ती भी रहे, तो फिर ऐसे में बेहतर ही होगा आप स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करें, जो आज भी जबरदस्त रहने वाला है। बिल्कुल सही। तो काफी सारे सेक्टर्स हैं, आप देखिए कल भी शुगर सेक्टर ने क्या दमदार प्रदर्शन दिखाया, आज भी कई सेक्टर्स हैं। बताएंगे हम आपको थोड़ी देर में आगे कौन से वो सेक्टर स्टॉक्स हैं जो कमाल दिखाने वाले हैं आज फिर से। लेकिन पहले वागले साहब से पूछ लेते हैं उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं। वागले साहब बताइए।
हेमंत, मैं शुरुआत करूंगा एनबीसीसी से। ये आई थिंक पहले 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था, 200 के पार निकला था। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये गिरा नहीं है। जब मार्केट करेक्ट हुआ तो ये साइडवेज था, तो मुझे इसमें स्ट्रेंथ दिखती है। अभी कल एक फ्रेश मूव की शुरुआत के लक्षण दिख रहे हैं। 212 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर 2 से 3 दिन का व्यू है। 225 शायद थोड़ा सा लंबा अरसा ले तो ये 250-260 तक भी जा सकता है। मेरा दूसरा कॉल होगा फेडरल बैंक, जिसमें कल स्ट्रेंथ दिखाई दी है। प्राइस और वॉल्यूम्स का क्लियर लक्षण है। इसको बाय करके चले 116 के स्टॉप लॉस है फॉर अ टारगेट ऑफ 126। 1 से 2 दिन का व्यू है। ऑलराइट, इन दोनों स्टॉक्स पर रखिए नजर। लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आपको निफ्टी को किस तरह से आज ट्रेड करना चाहिए, कौन सी वो खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहेंगे सुर्खियों में, RIL की AGM से आपको क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। 11 बजे वो भी शुरू होने वाली है, तो आज वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर बाजार की सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। क्या उम्मीदें, इस सब पर बात ब्रेक के बाद। निफ्टी पर हमारे 5 में से 4 एक्सपर्ट्स हैं बुलिश, और सिर्फ समित चौहान कहने की शॉर्ट कीजिए निफ्टी को 9,930 के स्टॉप लॉस के साथ और 9,780 के लक्ष्य के लिए। लेकिन बाकी चारों एक्सपर्ट्स की राय खरीदारी की। बता दूं लेवल्स कौन से अहम है जो आपको रखने चाहिए ध्यान में। 9,800 से 9,850, ये 50 पॉइंट की रेंज है निफ्टी पर, बेहद मजबूत सपोर्ट। 9,900 से 9,950 के पार जाना होगा मुश्किल, तो वहां पर आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग। तो कमजोर शुरुआत हो, गिरावट हो, तो मौके ढूंढे खरीदारी की। राइट, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। जी हां, कल बाजार बंद होने के बाद शानदार नतीजे आए। GRMs देखिए उम्मीद से बेटर, और आज है इसकी AGM। अनिल, पहले तो नतीजों की बात करते हैं, कैसे लगे नंबर? बहुत ही बेहतरीन नंबर है, और खासतौर से सबसे बढ़िया बात हेमंत ये कि लोगों का फोकस था कि रिटेल और टेलीकॉम कारोबार से किस तरह के नंबर्स आएंगे, किस तरह की परफॉर्मेंस होगी। लेकिन उसके विपरीत जो कोर बिजनेस है रिलायंस का अब तक का, ऑयल एंड गैस और रिफाइनिंग बिजनेस, पेटकेम बिजनेस, इसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। एक भी ऐसा अनुमान नहीं था जो ये कहे कि GRMs 10 से $11, बेस्ट के सिनेरियो में $11, लेकिन $11.9 यानी कि यूं कहें $12, और अब तक के हाईएस्ट GRMs के नजदीक पहुंचने की जो रिलायंस ने कोशिश की है, बहुत ही बेहतरीन है। तारीफ वो जबरदस्त है। तो रिफाइनिंग बिजनेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, पेटकेम बिजनेस ने ऑपरेशनल लेवल पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये 2 बड़ी चीजें हैं जिनसे रिलायंस को फायदा मिला है। रिटेल कारोबार तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये नंबर्स भले वन साइड गेंस हैं 1,087 करोड़ के, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हटाकर देखें तो 8,100 करोड़ का मुनाफा, 9,000 करोड़ का जो ये ओवरऑल मुनाफा है, ये रिलायंस के तिमाही इतिहास का सबसे ज्यादा मुनाफा है। पिछली तिमाही में 8,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा पहली बार किया था रिलायंस ने, इस बार 9,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा किया। तो कोई वजह नहीं कि स्टॉक पर तेजी ना बने। हाँ, एक चीज है कि आज चूंकि AGM है, 11 बजे से AGM शुरू होगी, तो वहां पर ऐलान होगा। तो मैं ये समझ रहा हूं अब से लेकर AGM तक तो कम से कम रिलायंस का स्टॉक रहेगा एकदम मजबूत। उसके बाद AGM का ट्रिगर डिसाइड करेगा कि उस स्टॉक को कितना ऊपर जाना है। तो अगर रिलायंस का स्टॉक यहाँ से 2-1% और मजबूत खुले, 2-2.5% तेजी हो, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, तो फिर समझिए फिर निफ्टी को आज किस तरह से सहारा देने का काम रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कर सकता है। ऑपरेशनली बेहतरीन नतीजे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेश किए, और AGM 11 बजे से शुरू होने वाली है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि एक स्मार्टफोन वहां पर लॉन्च हो सकता है जो 500 रुपए से 1,000 रुपए के रेंज में हो सकता है। काफी सारी चर्चाएं हैं इस AGM को लेकर, लेकिन अब ब्रोकरेज हाउसेस ने नतीजों को देखने के बाद अपने लक्ष्यों में क्या रिवीजन किया है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्षदा सावंत। हर्षदा, बताइए। हेमंत, वैसे आज AGM जैसे आप मेंशन कर रहे थे उस पर नजरें रहेंगी, और उसके बाद मुझे लगता है कुछ और अपग्रेड जरूर आएंगे, क्योंकि रिलायंस जियो पर ज्यादा खुलासा AGM में होगा। लेकिन ऑपरेशनल जो नंबर्स है, जो कोर नंबर्स हैं रिफाइनिंग बिजनेस के, पेटकेम बिजनेस के, उसको देखकर हमने देखा है FII ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। सिटी के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे बुलिश कॉल सिटी ग्रुप का ही है। यहां पर इनफैक्ट इन्होंने बाय कॉल मेंटेन किया है। टारगेट याद रखिए 1750 का आप दे रहे हैं। पहले सिटी ने टारगेट दिया था 1590 रुपए का। उनको लगता है एक ऑपरेशनल बीट है, खासकर रिफाइनिंग बिजनेस में जो बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। डॉयचे बैंक भी अपना टारगेट जो है वो बढ़ा रहा है, 1600 रुपए का दिया है अब डॉयचे बैंक ने RIL पर टारगेट। उनको लगता है कोर बिजनेस और डाउनस्ट्रीम मार्जिन EBITDA ग्रोथ एक्स टेलीकॉम को ड्राइव करता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स आगे टेलीकॉम बिजनेस पर स्पेशली रिलायंस जियो के और डिटेल्स आने पर शायद कुछ और पॉजिटिव्स भी डॉयचे बैंक गिनना चाहे। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच न्यूट्रल का कॉल रिएटरेट कर रहा है, हालांकि इन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया है। पहले जो 1450 का टारगेट था बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की ओर से,
इन्होंने अब 1585 का टारगेट दिया है। ऑफ कोर्स उनको लगता है कि यहाँ पर जियो का लो कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ ऑफरिंग्स को और मजबूत करेगा इनके वॉइस ओनली बिजनेसेस के लिए। देखना होगा यहाँ पर और क्या डिटेल्स निकल कर आते हैं। मॉर्गन स्टैनली रिलायंस पर टारगेट दे रहा है 1506 रुपए का। उनको लगता है कि ओवरवेट का कॉल वो बरकरार रखेंगे, एनर्जी बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी और इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि बालाजी का एक्विजिशन कॉम्प्लीमेंट करेगा कंपनी की ओवरऑल कंटेंट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। तो बालाजी वाली बात जो आपने बताई हर्षदा बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये बाजार को अनुमान था नहीं। हम लोग 3 दिन से चर्चा कर रहे थे कि कुछ तो अनिल हो सकता है। बालाजी एकता कपूर की कंपनी, जी हाँ, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 25% थोड़ी कम खरीदी, 25% के ऊपर खरीदते तो फिर एक ओपन ऑफर भी आ जाता। हाँ, तो शायद उसी के लिहाज से 24.9% खरीदी गई है। इसमें 2 चीजें हैं। जो बाजार को अनुमान था वो ये था कि इन बालाजी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑल्ट बालाजी, उसमें किसी तरह का जॉइंट वेंचर या स्टेक बेची जा सकती है। ठीक बात है। अगर वो होता तो एक मामला अलग होता, लेकिन ये जो हुआ है ये उससे कहीं बड़ा हुआ है। किसी बालाजी के एक छोटे कारोबार में हिस्सेदारी नहीं, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने 2 मेंबर बालाजी के बोर्ड पर रखेगा। सही बात है। ठीक है, 25% राउंड फिगर में हम बात करें, वो हिस्सेदारी 400 करोड़ का निवेश। अब सबसे बड़ा फायदा क्या होगा बालाजी को, वो मैं बताऊं आपको। बालाजी के लिए सबसे बढ़िया बात यह कि अब जो 400 करोड़ रुपए एकता कपूर को मिलने वाले हैं, उनसे वो चाहे जितना कंटेंट क्रिएट कर सकती है और उनसे बढ़िया टेलीविजन में कंटेंट क्रिएट करने वाला कोई है नहीं। और रिलायंस को पिछले 10-12 सालों की बालाजी टेलीफिल्म्स की लाइब्रेरी ऐसे कैसे मिल रही जियो पर। तो अब तक तो क्या ये ऑल्ट बालाजी और ये तो सारे यंगस्टर्स देखते हैं, सही बात लेकिन जो महिलाएं, बुजुर्ग, जिनके लिए सास भी कभी बहू थी के जमाने के जो सीरियल हैं, वो सब अब देखने को आपको पूरी लाइब्रेरी जो मिलेगी। तो कंटेंट क्रिएशन में बालाजी का पूरा फोकस होगा। उन्हें मार्केटिंग और ये सब चीजों में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जियो का बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ, जहां तक आज का सवाल है, हो सकता है बालाजी का शेयर करेक्ट करे, क्योंकि जो डील हुई है वो 164 रुपए पर हुई है और कोई ऐसा तो है नहीं कि ओपन ऑफर आएगा। तो अगर बालाजी का शेयर आज या अगले कुछ दिनों में नीचे आए तो ये एक इन्वेस्टमेंट का मौका बन सकता है। लेकिन एक चीज क्लियर कट है, बालाजी के लिए बड़ी री रेटिंग है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतनी बड़ी हिस्सेदारी वहां पर खरीदी है। बिल्कुल सही कहा। लगा करेक्शन आए 164 की, क्योंकि आपने कहा डील है तो फिर मौका होगा। और ये मौका दरअसल 2 साल पहले भी हमने बताया था इसी चैनल पर, जिस दिन रूपर्ट मर्डॉक ने हिस्सेदारी बेची थी। रूपर्ट मर्डॉक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टार ने हिस्सेदारी बेची थी, जिसको रूपर्ट मर्डॉक होल्ड करते हैं। और देखिए, वो हिस्सेदारी राधाकृष्ण दमानी जी ने खरीदी थी, वो हिस्सेदारी एकता कपूर और खुद प्रमोटर्स ने खरीदी थी। और वहां से जो भाव है वो क्या दौड़ लगा चुका है बालाजी टेलीफिल्म्स का। तो फिर अनिल जो कह रहे हैं उसको सुनिए। गिरावट में ये शेयर बढ़िया है, अच्छा है। इस पर हम विस्तार से भी बात करेंगे, अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से भी पूछेंगे कि चार्ट्स कैसे लग रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेकर बाकी का एक्शन आगे बढ़ाएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। संदीप वागले साहब तो हैं ही, और जयपुर से हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। स्वागत है जैन साहब आपका भी। पहले तो यही बताइए कि कहाँ नजर है आपकी, खरीदारी करने का इरादा कहाँ है आज? बिल्कुल, देखिए मार्केट्स तो ठीक ठाक खुलने चाहिए ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से रिलायंस, विप्रो ने पॉजिटिविटी दिखाई है, तो सर्टेनली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिड कैप आइडियाज़ पे ध्यान देना चाहिए। और अगेन, जैसे कि हर बार मैं मिड कैप स्टॉक्स ही रेकमेंड करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप्स में एक रैमको इंडस्ट्रीज़ है, सीमेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, जो एस्बेस्टस शीट बनाती है। मुंजाल शो है ऑटो इंसिलियरी में, जिस तरीके से मुंजाल ऑटो ने परफॉर्मेंस दिया, मुंजाल शोआ ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिया है। एक तरीके से बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन है, डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा है नहीं, मुंजाल शोआ पे ध्यान दिया जा सकता है। फिर एक टीटागढ़ वैगन्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक भी अच्छा चलना चाहिए। जैसे कि सिमको है, टीटागढ़ वैगन्स है, ये एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं, तो इनकी जो एसेट्स है या जो भी इनके पास ऑर्डर बुक है, उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है। और रेलवेज पे जिस तरीके से सरकार का फोकस है, तो टीटागढ़ वैगन्स एक लॉन्ग टर्म बेट बन सकती है। NMDC, और लास्ट में जिस तरीके से इमामी ने एक मूव दिया और एक अच्छा मूव देने के बाद करेक्शन आया था कुछ दिन पहले, और फिर कल एक लग रहा था कि जिस तरीके से बाकी FMCG स्टॉक्स में ITC को छोड़कर जिस तरीके से HUL वगैरह परफॉर्म कर रहे, तो मुझे लगता है कि इमामी भी परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो इमामी भी परफॉर्म कर सकता है, इस पर भी रखिएगा नजर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे लेदर इंडस्ट्री को सरकार कितना बड़ा राहत पैकेज देने वाली है, कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर होने चाहिए। वागले साहब के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी बताएंगे, और बालाजी का चार्ट पर भी राय लेंगे वागले साहब से। ये सब एक्शन होगा ब्रेक के बाद।
और टॉप 5 स्टॉक्स में सबसे पहले है लेदर स्टॉक्स, और आज की ये बड़ी खबर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव, और ये खबर पहली वाली मैं नहीं सुनाऊंगा, सुनाएंगे हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, जिनकी है ये एक्सक्लूसिव खबर। दरअसल जो कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौके पैदा करने के लिए सरकार लेदर सेक्टर को बढ़ावा देगी। लेदर सेक्टर का मतलब ये होगा कि लेदर सेक्टर हो, फुटवेयर बनाने वाली कंपनी हो, या फिर लेदर से बनने वाली एसेसरीज बनाने वाली कंपनी क्यों ना हो, इन सबको राहत देने के लिए या फिर विशेष रियायत देने के लिए एक खास योजना लॉन्च की जाएगी। इस योजना का नाम रखा जा रहा है इंडियन लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस योजना के तहत सरकार शुरू में 2600 करोड़ रुपए की सब्सिडी कंपनियों को देगी। यह सब्सिडी कैपिटल सब्सिडी के तौर पर होगी, ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी। इस सब्सिडी के अलावा इनकम टैक्स में भी कंपनियों को विशेष रियायत दी जाएगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80 JJA के तहत यह कहा जाता है कि कंपनियां अगर 250 घंटे का रोजगार देती है तो उनको इनकम टैक्स में विशेष छूट दी जाएगी। लेकिन लेदर सेक्टर को इस सेक्शन के तहत और ज्यादा छूट दी जाएगी। 250 घंटे की बजाय अगर कंपनियां 150 घंटे का भी रोजगार देती है तो भी कंपनियों को इनकम टैक्स में विशेष रियायत दी जाएगी। तीसरी जो बड़ी रियायत मिलने वाली है वह है श्रम कानूनों में छूट को देकर के। श्रम कानूनों के मोर्चे पर भी इस सेक्टर को खास छूट दी जाएगी और यह भी कहा जाएगा कि अगर उनके कर्मचारी अगर उनकी सैलरी 15,000 से नीचे है तब वो चाहे तो EPF में पैसा लगाएं या फिर ना लगाएं। ये एक बड़ा अवरोध माना जाता था, EPF में पैसा लगाना जब जरूरी हुआ करता था। तो इस मोर्चे पर भी लेदर सेक्टर को राहत दी जाएगी। इन सब के साथ ये जो राहत पैकेज तैयार किया गया है उसकी खास बात यह है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन ने उस राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। अब वाणिज्य मंत्रालय ने इसके लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी किया है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 हफ्ते के भीतर कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी और फिर इस योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए, तो कैबिनेट 2600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज इस पूरी इंडस्ट्री को देगा और ये लेदर स्टॉक्स फिर आज फोकस में रहने वाले। लेकिन GMR इंफ्रा के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए 2366 करोड़ रुपए के कर्ज पर ये ब्याज नहीं दे पा रहे और अब बैंकों ने इनको NPA घोषित कर दिया है। IDBI और IDFC और बाकी 7 बैंकों ने दरअसल ये कर्ज दिए थे और ये प्रॉब्लम हुई है राजा मुंदरी पावर प्रोजेक्ट पर। तो आज ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। बालाजी टेलीफिल्म, जहां जैसे हमने बताया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर 24.9% हिस्सेदारी खरीदी है 164 रुपए के दाम पर। इसके अलावा तलवरकर्स और पर भी रखिएगा नज़र, विप्रो पर भी रखिएगा नज़र। ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहने वाले हैं। विप्रो ने तो क्या शानदार नतीजे पेश किए हैं और ADR देखिए 5% दौड़ लगा रहा था, तो आज विप्रो का स्टॉक खुलते ही एक्शन में रहेगा। एक और स्टॉक जो इंटरेस्टिंग है, जहां खबरें भी बड़ी हैं, JP एसोसिएट। पिछली तिमाही में यहां पर राकेश झुंझुनवाला ने 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी कर ली है और लगभग 1.06% हो गया। यानी कि जो JP एसोसिएट की शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आए उसमें इस तिमाही में राकेश झुंझुनवाला की हिस्सेदारी 1% से बढ़ गई। 1% से ज़्यादा के जो नाम आते हैं तो उन्होंने पूरी तिमाही में ये हिस्सेदारी खरीदी। ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। JP एसोसिएट जो वायदा कारोबार के बैन में है वो किस तरह से एक्शन दिखाता है। जुबिलेंट लाइफ, यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला पहले से हिस्सेदारी होल्ड करते थे। इस तिमाही में यानी कि जून को जो तिमाही खत्म हुई है उसमें उन्होंने 20 लाख शेयर और जोड़े हैं, अपनी हिस्सेदारी थोड़ी और बढ़ाई है। तो ये 2 स्टॉक दिग्गजों की खरीदारी के बाद रहेंगे एक्शन में। ओके, चलिए, तो ये स्टॉक्स तो फोकस में रहेंगे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स और कौन से स्टॉक्स पर निकल कर आई है, हर्षदा हमारे साथ जुड़ी हुई है। हर्षदा, बताइए कहाँ नजर है आपकी? इनफैक्ट विप्रो रेडार पर है, जो बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, जहां पर हमने देखा है सेकंड क्वार्टर का गाइडेंस थोड़ा सा नरम दिखाई दे रहा है। इस पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट के साथ मैं शुरुआत करूंगी। यहाँ पर बाय कॉल रीइटरेट कर रहे हैं, यानी कि बरकरार रख रहे हैं। इन्होंने हाउएवर टारगेट बढ़ाया है, 277 का टारगेट अब विप्रो पर आया है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की ओर से, जो पहले 250 का था। उनको लगता है बायबैक ऑफ कोर्स एड करेगा वैल्यूएशन को, जो इन्फोसिस और HCL टेक के आगे निकल चुका है। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करें कि FY18 का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा नरम दिखाई दे रहा है उस कमजोर गाइडेंस के लिहाज से। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट का कॉल दे रहा है विप्रो पर। इन्होंने हाउएवर टारगेट 215 से बढ़ाया है, 240 किया है। और यहाँ पर ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव गिन रहे हैं वो बायबैक ही है
और गाइडेंस जो नर्म है उसको लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है मॉर्गन स्टैनली को। जेफरीज ने इनफैक्ट अंडर परफॉर्मर का कॉल दिया है, टारगेट पे कोई बदलाव नहीं, 220 रुपए प्रति शेयर का टारगेट है। कोटक महिंद्रा बैंक भी रेडार पर है, इनफैक्ट कई ब्रोकरेजेस के और 1000 के ऊपर के टारगेट्स यहां पर आए हैं। सिटी इनफैक्ट सबसे बुलिश है, इन्होंने तेजी का कॉल दिया है या फिर बाय कॉल दिया है। उनको लगता है एसेट क्वालिटी स्टेबल दिख रही है। FY 18 में क्रेडिट कॉस्ट कम होंगे और इन पॉजिटिव्स के चलते टारगेट रहेगा 1165 का, यह सिटी का मानना है कोटक महिंद्रा बैंक पर। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच भी एक बाय कॉल दे रहा है, टारगेट इन्होंने भी वही रखा है 1165 का कोटक पर। उनको लगता है मोमेंटम अब धीरे धीरे करके मजबूत होता हुआ दिखाई देगा कंपनी में। साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली ने एक ओवरवेट का कॉल दिया है, हालांकि यहां पर टारगेट जो है वो करीब 1085 रुपए प्रति शेयर का है। उनको लगता है पिकअप देखने को मिलेगा रेवेन्यू ग्रोथ में गोइंग फॉरवर्ड, और साथ ही साथ एक नेगेटिव है कि कोटक प्राइम में उन्होंने नहीं देखा है कि कोई प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। गोल्डमैन सैक्स भी बाय कॉल मेंटेन कर रहा है, टारगेट इनफैक्ट इन्होंने 1% से बढ़ाया है, 1130 का दिया है। और डॉइचे बैंक इनफैक्ट 960 का टारगेट दे रहा है, होल्ड का कॉल है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल कॉल दे रहा है, इनफैक्ट जेपी मॉर्गन सबसे बेरिश है पूरे पैक में, 875 का टारगेट यहां पर आता हुआ कोटक पर। साथ ही RBL के भी नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद, और सिटी ने एक न्यूट्रल कॉल दिया है, 600 का टारगेट आ रहा है। उनको लगता है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बरकरार रहेगी, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर एक चैलेंज है, चिंता है, और बहुत कम रूम फॉर एरर बचा है RBL के लिए, यानी कि उनको अपनी एसेट क्वालिटी जल्द से जल्द सुधारनी होगी। RBL के नंबर्स पर इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली एक इक्वल वेट मेंटेन कर रहा है, टारगेट इन्होंने दिया है 410 का। तो बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स है तमाम, जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। शुक्रिया हर्षदा ये सारी रिपोर्ट्स हमें देने के लिए। और इस बीच हमारे साथ राकेश बंसल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट, वायदा कारोबार के एक्सपर्ट आज के हमारे। राकेश जी, शुरुआत आपकी बेहतरीन पिक्स के साथ, बताइए सर कौन से स्टॉक चुने आज आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पहला कॉल रहेगा अदानी इंटरप्राइजेस पर। इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था काफी समय पहले, उसके बाद से स्टॉक साइडवेज है, और जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है, मुझे लगता है आज नहीं तो सोमवार को इसके लक्ष्य अचीव हो जाने चाहिए। 137 का स्टॉप लॉस, 147 के टारगेट्स के लिए अदानी इंटरप्राइजेस को खरीदने की राय रहेगी। अनिल जी, दूसरा एक बाय कॉल रहेगा एक्सिस बैंक पर। इसमें अगर आप देखें तो काफी लंबी कंसोलिडेशन से स्टॉक ने 530 के स्तरों को कल क्रैक करा है, और जिस तरीके से एक्सिस बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक सेफ बेट लगती है शॉर्ट टर्म के लिए। 525 का स्टॉप लॉस, 560 के लक्ष्य के लिए एक्सिस बैंक को खरीदने की राय रहेगी। और लास्ट एक बाय कॉल रहेगा अनिल जी इंजीनियर्स इंडिया पर। 3-4 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद कल के सत्र में 163 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म के लिए 150 का स्टॉप लॉस, 175 के लक्ष्य के लिए इंजीनियर्स इंडिया को खरीदने की राय रहेगी। लीजिए तो एक्सिस बैंक, जिसके नतीजे अगले हफ्ते मंगलवार को आने वाले हैं, और कल से इसने चाल अच्छी दिखानी स्टार्ट करी है। यहाँ पर बुलिश हैं हमारे एक्सपर्ट राकेश बंसल जी और EIL। और मजे की बात है ना, ये दोनों ही स्टॉक्स वागले साहब भी बताने वाले हैं कुछ ही देर में। अच्छा, कुछ ही देर में क्यों, अभी हो गए, बात पूछ ही लो फिर। बताइए। मैं सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट बताता हूँ। एक्सिस बैंक 528 का स्टॉप लॉस होगा, 567 का टारगेट होगा। आई थिंक ये प्री रिजल्ट की रैली मान सकते हैं, वही है सर। और वीकली पैटर्न भी इसका काफी पॉजिटिव हो रहा है। इंजीनियर्स में काफी दिनों के बाद कंसोलिडेशन के बाद एक मूव निकल कर आई है, मुझे लगता है वो एक्सटेंड होगी। स्टॉप लॉस होगा 160, टारगेट होगा 180। कल 9:15 पे आपने सबसे पहले स्पॉट किया था, हमने बताया था कि कॉर्पोरेट एक्शन के चलते ये दौड़ लगा रहा है। कुछ तो बड़ा हो रहा है। अब ये क्या हो सकता है, या तो कुछ बड़ा ऑर्डर आए, या फिर आजकल एक और हेमंत बड़ी चर्चा जो सरकारी कंपनियों को लेकर, किसी भी तरह के मर्जर एक्विजिशन, स्टेक बेचना, लेना, खरीदना, ये सारे बहुत चल रहे हैं। तो पता नहीं कब किस कंपनी में एक्शन हो जाए, लेकिन हाँ एक्शन तो होने वाला है कुछ न कुछ, ये साफ तौर पर EIL में नजर आ रहा है। बात करते हैं एक और स्टॉक की, और वो है JP एसोसिएट। राकेश झुंझुनवाला ने 30 जून को खत्म हुई तिमाही में यहाँ पर स्टेक खरीदी। अब उनकी स्टेक हो गई 1% से ज़्यादा। अब उन्होंने क्या भाव में खरीदी है तो पता नहीं, 1.06, क्योंकि जो हर क्वार्टर के अंत में कंपनी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न जारी करती है एक्सचेंजेस को, और उसमें जो 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाले लोग होते हैं उनका नाम आ जाता है। तो राकेश जी की 1% से ज़्यादा होगी हिस्सेदारी JP एसोसिएट में। जुबिलेंट लाइफ उन्होंने पहले ही खरीद रखा था, लेकिन और ऐड किया है 20 लाख शेयर, तो वो भी 1% से ऊपर है ही। JP एसोसिएट है तो बैन में, लेकिन संदीप जी आप क्या कहेंगे, क्या खरीदना चाहिए? राकेश जी ने कुछ तो सोच के लिया होगा ये शेयर, या फिर दूर रहेंगे? देखिए, वैसे तो दूर रहने की राय दी है हमेशा, बट जो आपने कहा कि राकेश जी ने कुछ तो सोच के लिया होगा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, सही है। इनफैक्ट
उन्होंने जब स्पाइसजेट कोई नहीं पकड़ता था तब उन्होंने स्पाइसजेट पे भी ध्यान दिया था। ऐसे कई स्टोरीज है जिन पे आजकल ध्यान दे रहे हैं। MCX भी था, तो MCX हालांकि मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, बट ओवरऑल कुछ स्टॉक्स की पिकिंग जो रिसेंटली उन्होंने की है वो बहुत ज़बरदस्त किया है। डेल्टा कॉर्प है वैसा ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जयप्रकाश में ऑलरेडी जो मूव आया है वो कहीं ना कहीं उनकी बाइंग की वजह से ही आया है। तो मेरी राय में तो यही रहेगा कि अभी नहीं खरीदे, क्योंकि कई बार जब न्यूज़ आती है तो हो सकता है आज 2, 4, 5, 7% ऊपर भी खुल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट बाद में कंसोलिडेशन होगा। और पिछले 3 महीने में जो 9 रुपए से लेकर ये 24-25 रुपए तक आया है, तो 24-25 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे टेक्निकल्स भी देखना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट करें, नीचे आए तो वहाँ पे 17-18 रुपए पे जो बेस बनाया हुआ है वहाँ पे दिमाग लगाए, क्योंकि सर्टेनली ये कंपनी कोशिश तो कर रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की। लैंड बैंक है, सामान है कंपनी में, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए अब क्या होता है। प्रमोटर्स काफ़ी मंझे हुए प्रमोटर्स है, पुराने हैं, और पिछले 20 साल जितने दिन से मैं मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ 2-3 बार ऐसा जेपी ग्रुप में हुआ है। हर बार उभर के निकल के आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो मुझे लगता है कि इस बार भी हो सकता है कि राकेश जी का मिडास टच लगने के बाद क्या पता यहाँ पे भी कुछ दिख जाए। ठीक है, तो राकेश जी ने खरीदा है और अब सामने आ गई है वो बात, तो ये ग्रुप फिर आज एक्शन में रहने वाला है। ये कैसे प्रमोटर्स हैं जिन्होंने दरअसल करके दिखाया है कि इच्छा शक्ति दिखाई और एग्जीक्यूट कर दी है, अपनी सारी अच्छी एसेट्स बेचकर बैंकों का कर्ज वापस देने की कोशिश करी है। बिल्कुल इंटेंशन है। और अच्छा, जो अभी जो शब्द का इस्तेमाल किया है संदीप जी ने कि इनके पास सामान है, एक्चुअली है। जो एसेट्स है और अच्छी एसेट्स है, नहीं तो आज आप अल्ट्राटेक को थोड़ी अपने सीमेंट प्लांट्स बेच सकते हैं। सही बात है। वक्त खराब है, अदरवाइज आप तो जानते हैं दिल्ली के एरिया से आप ज्यादा वाकिफ हैं। नोएडा और उसके आसपास जो जमीन है, एयरपोर्ट जहां वहां आ रहा है नोएडा में, उनके उसके पास तो कितनी लैंड बैंक है इनके पास। हाँ, और यही वजह है हेमंत कि जब 14-15 रुपए का दाम था तब हमने एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर ये कहा था कि इसको बेचना नहीं चाहिए। अगर इस ग्रुप को खत्म होना होता, खराब होना, हालांकि अब भी सवाल निशान हमेशा रह सकते हैं जब तक कि ये पूरी बाहर ना निकले, लेकिन दिक्कतें कम होने की संभावना है और स्टॉक वहां से बड़े एक्शन में आता हुआ दिखा। तो जाहिर सी बात है, हमारा तो फॉर्मूला सेम है जो वागले साहब ने हमेशा दिया कि भाई वागले साहब, जिन लोगों ने 14-15 से एंट्री, और अभी भी लोग खड़े हैं, क्योंकि आपका 19 रुपए का स्टॉप लॉस जो था वो कभी भी आया नहीं, अब 23 हो गया है, बैन में है। लेकिन जिन लोगों के पास है, क्या आज उन्हें बेच देना चाहिए या अब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए? अब भी मैं कहता हूँ 19 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, हालांकि थोड़ा लंबा है और एक फ्रेश बाय नहीं बनता है उस लिहाज से फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे। लेकिन मुझे लगता है ये 28 से 30 अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में, तो 15 वाला 30 तो होगा, डबल तो होगा। हाँ, तो मतलब, और जब हम कमजोर क्वालिटी का शेयर किसी को कहें और वो डबल ना हो तो फिर मजा भी क्या है रिकमेंड करने में, राइट? सही बात है। चलिए, तो जेपी ग्रुप फोकस में रहेगा। sptulsian.com के SP तुलसियान जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे एक बेहतरीन आइडिया। देखिए शुगर शेयरों पर वो कितने बुलिश रहे हैं और शुगर कंपनियों के लिए, सेक्टर के लिए क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, इस सब पर बात, और जेपी ग्रुप पर भी बात करेंगे उनसे छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार के जाने माने दिग्गज sptulsian.com के श्री SP तुलसियान साहब अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और शुरुआत करते हैं उन्हीं के साथ। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार। आपकी पिक लेने से पहले एक बार रिलायंस के नतीजों पर आपसे राय लेना चाहता हूं। कैसे लगे नतीजे और स्टॉक में क्या तेजी बनेगी आज? अनिल जी, मेरे हिसाब से एक ब्लॉकबस्टर नतीजे थे, और अगर आप दो चीज देखें जो मुझे इंप्रेस किया, एक तो कोर, जो दोनों कोर सेक्टर्स हैं इनके, रिफाइनिंग और पेटकेम में मार्केट की अपेक्षा थी कि वो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन रिफाइनिंग में अगर आप यूनानिमस कॉल देखें, या मैं कहूंगा कि 95% का यही व्यू था कि शायद जो है जीआरएम नीचे जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से जीआरएम में सॉफ्टनेस देखी गई हमने, तो उसके हिसाब से शायद ये था कि जीआरएम में एक $11 पर बैरल या उससे भी नीचे जा सकता है, शायद $0.3 या $0.4 प्रति बैरल का इन्वेंट्री लॉस भी आ सकता है, क्योंकि क्रूड का भाव जो करीबन 7 से 8% इस क्वार्टर में गिरे थे। लेकिन इन सारी चीज़ों को रिलायंस ने एक झूठा नकारा है, और जिस हिसाब से इनकी कोर सेक्टर की जो सबसे चीज़ें मुझे इंप्रेस की कि जो इनकी कोर सेक्टर की मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट का, तो अब आप निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि रिफाइनिंग सेगमेंट जो अब तक 8 से 9% का एबिट मार्जिन दिखाता था, वो अब निश्चित रूप से 10% की एबिट मार्जिन टेरिटरी में
आ गया है, वैसे इस क्वार्टर में इन्होंने 11.2% की मार्जिन दिखाई। तो अगर 10% के आप ऑर्बिट में रहते हैं, और अगर पेटकेम में अगर आप देखें तो हमेशा इन्होंने 13 से 14%, या मैं कहूंगा 12.5 से 14% की एबिट मार्जिन दिखाई, वो अब बढ़ के 15.8 थी Q1 में। तो यानी ये निश्चित है कि 15% प्लस की Q4 इनकी पेटकेम मार्जिन आएगी। तो अगर दोनों कोर सेगमेंट्स अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने 30 रुपए का ईपीएस दिया है क्वार्टर 1 में, इसमें अदर इनकम है करीबन 1000 करोड़ की, जो गल्फ पेट्रोलियम इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट बुक किया, अगर मैं उसे निकाल दूं तो मेरा ईपीएस का अनुमान है एक्सक्लूडिंग दिस कोर ऑपरेशन का अर्निंग है करीबन 111 रुपए का। तो अगर 111 रुपए की आप अर्निंग लेवें और पी मल्टीपल पे अगर वर्कआउट करें 16 से 17 का, जो कि मेरे हिसाब से कोई बहुत स्ट्रेच नहीं लगता है, चाहे आप रिफाइनिंग सेगमेंट देखिए, चाहे पेटकेम देखिए, टेलीकॉम देखिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कि मेरा ऐसा अनुमान है कि शेयर जो है करीबन 1750 से 1850 करोड़ 1850 रुपए की रेंज में अगले 4 से 6 महीने में जा सकता है। और निश्चित रूप से मार्केट इस रिजल्ट्स को पॉजिटिवली रिसीव करेगा। लेकिन शेयर के भाव जिस हिसाब से काफी बढ़ चुके थे अहेड ऑफ रिजल्ट्स, शायद हमें जो नियर टर्म में करीबन 2 से 3% की अपसाइड देखने को मिले। ओके, चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्लॉकबस्टर नतीजे, और आज रहेगी फिर एजीएम पर नजर। तुलसियान जी, आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक बताइए आज की क्या है? देखिए, जिस हिसाब से आपने कहा था कि शुगर का हमने एक सेक्टर को आइडेंटिफाई किया था, वहां पे हमने 3 या 4 स्टॉक्स दिए थे। एक मेरे पेंट सेक्टर्स पे हम करीबन पिछले 5 साल से काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। और अगर आप पेंट स्टॉक्स देखें तो सिर्फ 5 या 6 लिस्टेड पेंट स्टॉक्स हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर इतना बड़ा सेक्टर और सिर्फ आपको 4 या 5 लिस्टेड कंपनी हो, जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोलॉक, एक्सोनोबल और शालीमार पेंट्स, और अगर आप इन सभी कंपनियों का एक मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप टू सेल्स का मल्टीपल है करीबन 5 से 7 का। अगर आप पी मल्टीपल देखें तो समवेयर बिटवीन 30 से 50 का। तो इन सारी चीजों में हमने जो आज का जो स्टॉक पिक है वो है शालीमार पेंट्स। शालीमार पेंट्स डेकोरेटिव पेंट्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल पेंट। इंडस्ट्रियल पेंट में एक्सटीरियर बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, मरीन, इन सभी में वो लोग केटर करते हैं। और करीबन 100 साल पुरानी कंपनी है। और इस कंपनी का अगर आप पहले तो मैं फाइनेंशियल्स पे, पहले मैं इसके मार्केट कैप और इसकी फंडामेंटल्स पे आऊं। इनके 3 प्लांट है, एक है हावड़ा में, एक है नासिक में और एक है बुलंदशहर में। और 3 प्लांट्स के इनके जो एनुअल टर्नओवर वो तकरीबन आते हैं 450 करोड़ के आसपास। कंपनी टोटली डेट फ्री है, टर्म लोन पे। वर्किंग कैपिटल का जो करीबन 100-110 करोड़ का वर्किंग कैपिटल डेट है, वो करंट एसेट्स है उसके सामने 230-240 करोड़। तो आपको अगर पूरी कंपनी डेट फ्री है, मार्केट कैप है तकरीबन 460-465 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू बैठती है करीबन 450 करोड़ की। प्रमोटर स्टेक 63-64% का है। जिंदल्स और झुंझुनवाला दोनों जो है 32-32.5% का इक्वल स्टेक होल्ड करते हैं। और कंपनी ने अब एक नया डिसीजन लिया है कि वो अपने जो 2 रेजिन और एल्यूमिनियम पैकेजिंग प्लांट हैं, एक है नासिक में और एक है हावड़ा में, दोनों को रीस्टार्ट कर रहे हैं। और उसके लिए करीबन इन्हें 50 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसको ये फाइनेंस कर रहे हैं प्रपोज्ड राइट्स इशू से। और चूंकि उस रिवाइवल को या उस रीस्टार्ट को करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, प्रमोटर ने एडवांस में 20 करोड़ रुपए दे दिया कंपनी को अपने राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए। तो निश्चित रूप से कंपनी के आने वाले समय में, यानी मे बी सेकेंड हाफ ऑफ FY18 में इनकी टॉप लाइन भी बढ़ेगी, मार्जिन भी बढ़ेगी। FY17 में चूंकि इनके नासिक प्लांट में फायर हुई थी, इस वजह से Q4 में कंपनी ने करीबन 10 करोड़ का लॉस दिखाया था। तो मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को FY17 को टच नहीं कर रहा हूं, पर कंसिस्टेंट बेसिस पे वो करीबन 3 से 4 रुपए का EPS जो है प्रायर क्वार्टर्स में दिखाते आए हैं एनुअलाइज बेसिस पे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मार्केट कैप, एंटरप्राइज वैल्यू, और करीबन 2 साल पहले प्रमोटरों ने इंडिकेट किया था कि हम शायद इस कंपनी में अपना स्टेक बेचना चाहते हैं, हमारे लिए कोर नहीं है। और इस बैकग्राउंड में पिछले 3 या 4 महीने से हम सुन रहे हैं कि सारी चारों की चारों पेंट कंपनियों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया इसको अक्वायर करने के लिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो सेक्टर का जिस हिसाब से एक वैल्यूएशंस है, कंपनी की स्ट्रेंथ है, 100 साल से ऊपर का एग्जिस्टेंस है, अच्छी ब्रांड है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारा बाई कॉल है स्टॉक पे, और 6 महीने का टारगेट है 300 रुपए। जी ओके, तो ये है शालीमार पेंट आपके लिए निवेश करने के लिए आज से 6 महीनों के लिए 300 रुपए के लक्ष्य के साथ। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद ढेर सारे स्टॉक से जो आज रहेंगे एक्शन में, खबरों के दम पर बात करेंगे तुलसियान साहब से और हमारे तीनों एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले, संदीप जैन, राकेश बंसल और SP-tulsian.com के SP तुलसियान साहब। तुलसियान साहब, JP एसोसिएट, इंटरेस्टिंग खबर, पिछली तिमाही में राकेश झुंझुनवाला जी ने यहाँ पर
हिस्सेदारी 1% से ज़्यादा कर लिए। कैसे देखते हैं आप, और क्या इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह होगी? काफ़ी लोगों के पास शेयर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, जो जेपी ग्रुप है जिन्होंने जिस हिसाब से इनिशिएटिव लेके, मैं कहूंगा कि शायद इंडिया में पहला स्ट्रेस लोन अकाउंट्स में पहला अकाउंट होगा या पहला ग्रुप होगा जिन्होंने सेल्फ मोटिवेशन से इतना ज़्यादा स्टेप्स लेकर के अपने लोन को मोनेटाइज या अपने लोन को रिडक्शन किया, चाहे फिर सीमेंट प्लांट बेच के, पावर प्लांट बेच के। अब अगर आप इस कंपनी का लें, जेपी एसोसिएट्स इनकी फ्लैगशिप कंपनी है या होल्डिंग कंपनी आप कह सकते हैं, कि जो जेपी पावर को भी होल्ड करती है, जेपी इंफ्रा को भी होल्ड करती है और खुद के भी बिजनेस। तो जेपी एसोसिएट्स में जिस हिसाब से लोन रिडक्शन हुआ है, करीबन 11-12 हज़ार करोड़ का लोन बचा है, लेकिन उसके सामने उनके पास करीबन 8 से 10 मिलियन टन की सीमेंट कैपेसिटी है, और जो सबसे स्ट्रेंथ है वो है उनका कोर बिजनेस ईपीसी का। और जिस हिसाब से मनोज गौर ने स्टेटमेंट्स दिया था चैनल पे कि जब अब हम फिर से एक तरह से न्यू लीज ऑफ लाइफ है, एक नया हम हमारी सेकंड इनिंग शुरू कर रहे हैं जहां पे हमारे कोर बिजनेस पे फोकस किया जाएगा। और अगर ऐसे में कोई भी एक सेवी इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक को एक्वायर करता है, एक्चुअली इसी बेसिस पे हमने भी बाई कॉल इनिशिएट किए थे, भूषण स्टील, मोनेट इस्पात, जेपी इंफ्रा, जेपी एसोसिएट्स, बिकॉज आपको ये चीज पे कॉल लेना जरूरी है कि कंपनी के जो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एसेट्स है प्लस फ्यूचर की अर्निंग पोटेंशियल वो कितनी है। तो वो मुझे जेपी एसोसिएट्स आफ्टर दिस लोन रिस्ट्रक्चरिंग और जेपी इंफ्रा, क्योंकि जेपी इंफ्रा का भी अगर आप देखें तो एक तरह से इंडिपेंडेंट कंपनी है, 165 किलोमीटर का यमुना एक्सप्रेसवे, उसके अलावा उसके पास काफी लैंड बैंक है जेपी इंफ्रा में। जेपी एसोसिएट्स में भी लैंड बैंक है, होटल प्रॉपर्टी है, होटल प्रॉपर्टी कोई बहुत बड़ी नहीं है, 500-700-800 करोड़ की होगी, 4 या 5 होटल। लेकिन अब मेरा ऐसा अनुमान है कि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद में प्रमोटर्स जो है विथ फुल विगर फिर से आएंगे, और शायद इसी थीम पे अगर आप कोई स्टॉक को जल्दी पकड़ सकते हैं जहां पे आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं लोन रिडक्शन के और रीस्ट्रक्चरिंग और फिर रीजुबिलेशन के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से इस हिसाब से अगर आप जेपी एसोसिएट पे कॉल ले, राकेश जी ने निश्चित रूप से काफी पहले कम भाव पे शेयर लिए होंगे, 14, 15, 16 की एवरेज पे, लेकिन अगर कोई निवेशक इसमें इन्वेस्ट करना चाहे फ्रेश तो उसे कम से कम 12 से 18 महीने का व्यू होना चाहिए। और जिसके पास इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो जेपी इंफ्रा और जेपी एसोसिएट्स, उन दोनों में मेरी सलाह होगी कि आप 12 महीने के नजरिए से बने रहिए। इसमें एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है जो आपको करीबन 40% तक का भी अपसाइड पोटेंशियल अगले 1 साल में दिला सकता है। परफेक्ट। तो ये है जेपी एसोसिएट में निवेश करने की राय। ग्रुप की दिक्कतें कम होने की संभावनाएं पूरी, फंडामेंटल्स थोड़े सुधरने के संकेत, खरीदारी कर सकते हैं गिरावट में। शुक्रिया तुलसियाल साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और ब्रेक में जाने से पहले बता दें कि इस ब्रेक के उस पार बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए शुरू होने वाला है। एसजीएक्स निफ्टी सुस्ती के संकेत दे रहा है, लेकिन भारतीय बाजार चुस्त खुलने चाहिए, मजबूत खुलने चाहिए। देखते हैं किस तरह की होगी शुरुआत। ओपनिंग सेशन में कैसी होगी रुपए की शुरुआत। स्टॉक 2020 में आज बेहद दमदार टीम्स बनी है दोनों, आपको जरूर देखना चाहिए। वो बैट्समैन जो आज धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले हैं, और 9:15 के बाद तो पूरा का पूरा एक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है CNBC आवाज पर। छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा।